प्राचीन भारत का समय था। नदियों के किनारे बसे गांवों में जीवन सरल था, परंतु संघर्षों से भरा भी। राजाओं के शासन में खेतों की फसल, पशुओं की देखभाल और जीवन की दिनचर्या एक नियम से चलती थी। ऐसे ही एक हरियाले गांव पिपली वन में एक गरीब किसान का बेटा जन्मा। उसका नाम था टिप्चू। टिप्चू का बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं टिप्चू हर चीज में कुछ नया देखने की कोशिश करता। अगर पेड़ से आम गिरता तो वह पूछता, आम हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? अगर पक्षी उड़ते तो सोचता, हम मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते? लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और कहते, यह बालक बड़ा विचित्र है, इसके दिमाग में तो सैकड़ों बंदर खेलते हैं। लेकिन उसकी मां जानती थी कि उसके बेटे में कुछ खास है। वह अक्सर कहती, टिप्चू, जो लोग सवाल पूछते हैं वही एक दिन संसार को जवाब देते हैं। गांव के लोग गरीब थे पर दिल के अमीर। वे मानते थे कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। टिप्चू के पिता रामसेवक खेत जोतते थे, पर अक्सर सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती। उन दिनों एक बार राजा के सैनिक गांव में आए और घोषणा की। राजा ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति राज्य के हित में नई खोज या उपाय बताएगा, उसे सोने से सम्मानित किया जाएगा। गांव के लोग हंसे। हम किसानों को क्या पता उपाय का, हम तो खेत के लोग हैं। लेकिन टिप्चू के मन में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा सोच पाऊं जिससे हमारे खेतों में पानी बना रहे तो सबकी मदद हो सकती है। उसे पता नहीं था कि उसका यह विचार ही एक दिन उसे बुद्धिमान टिप्चू बनाएगा। टिप्चू अब 12 वर्ष का हो चुका था। वह अपने पिता के साथ खेत जाता और काम करते हुए प्रकृति को ध्यान से देखता। वह नोटिस करता कि बारिश के पानी का बड़ा हिस्सा नालियों से बह जाता है। अगर इस पानी को रोक लिया जाए, उसने सोचा, तो खेत में साल भर नमी रहेगी। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, बच्चे, ये बातें तेरे समझ की नहीं। जो हमारे बाप दादा नहीं कर पाए वो तू करेगा। टिप्चू ने हार नहीं मानी। वह मिट्टी के बर्तन में छोटे प्रयोग करने लगा, एक जगह पानी जमा करके दूसरी में नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा, जिस मिट्टी में पानी रुका रहा वहां पौधे अधिक हरे थे। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया। अम्मा, देखो, मैंने उपाय खोज लिया। अगर हम खेतों के चारों ओर छोटी दीवार बना दें तो पानी नहीं बहेगा। मां मुस्कुराई। बेटा, विचार तो अच्छा है, लेकिन लोगों को मनाना मुश्किल होगा। टिप्चू ने निश्चय किया कि वह खुद ही एक छोटा प्रयोग खेत बनाएगा। उसने अपने पिता से कहा, मुझे खेत का एक कोना चाहिए, बस इतना कि मैं कोशिश कर सकूं। रामसेवक ने पहले हिचकिचाया, पर फिर बेटे के उत्साह को देखकर मान गए। टिप्चू ने मिट्टी की मेढ़ें बनाई, जल प्रवाह रोका और बीज बोए। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे, ये तो मिट्टी के महल बना रहा है, बारिश आएगी तो सब बह जाएगा। लेकिन जब अगली बार वर्षा हुई तो पूरे गांव के खेतों से पानी बह गया। केवल टिप्चू के छोटे से खेत में नमी बनी रही। बीजों ने अंकुर फोड़े और पौधे बाकी खेतों से दुगुने बढ़े। गांव वाले हैरान रह गए। अब वही लोग जो उसे पागल कहते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। राज्य में उसी समय एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। पानी की कमी से फसलों का उत्पादन घटने लगा था। राजा ने अपने दूतों को फिर भेजा। जो भी व्यक्ति राज्य में जल संरक्षण का उपाय बताएगा, उसे राजकीय पुरस्कार मिलेगा। इस बार टिप्चू तैयार था। उसने राजा के दूतों को बुलाया और कहा, मुझे राजा से मिलने दीजिए। मेरे पास एक उपाय है जो पूरे राज्य को हरा भरा बना सकता है। सैनिकों ने पहले उसे देखा और हंसे, तू तो बच्चा है, तेरे पास क्या ज्ञान होगा। टिप्चू ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक मौका दीजिए, जो मैं दिखाऊंगा वही मेरे शब्दों का प्रमाण होगा। वे उसे राजा के दरबार में ले गए। राजा का नाम था वीरेंद्र देव। बुद्धिमान, न्यायप्रिय और जिज्ञासु। उन्होंने कहा, बालक, तुम कहते हो तुम्हारे पास समाधान है, बताओ। टिप्चू ने अपने मिट्टी के मॉडल और छोटे छोटे बर्तनों में दिखाया कि कैसे पानी खेत में रोका जा सकता है, कैसे मिट्टी की मेढ़ें और छोटे तालाब फसलों को वर्ष भर सींच सकते हैं। राजा उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। कुछ देर बाद बोले, बेटा, तुम्हारे पास सचमुच में बुद्धि है। तुमने प्रकृति से सीखा है, किताबों से नहीं। हम तुम्हारे उपाय को पूरे राज्य में लागू करेंगे। दरबार में तालियां गूंज उठी। राजा ने घोषणा की, आज से यह बालक टिप्चू जलबुद्धि कहलाएगा।
उसे स्वर्ण मुद्राएं दी गईं, पर उससे भी बड़ा इनाम मिला, सम्मान और पहचान। परंतु जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। राज्य के कुछ पुरोहित और दरबारी विद्वान जो अपने अहंकार में डूबे थे बोले, एक अनपढ़ बालक को इतना सम्मान देना अपमान है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस बालक की बुद्धि की सच्ची परीक्षा कीजिए। यदि यह असली ज्ञानी है तो कठिन प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा ने सहमति दी। अगले दिन दरबार में 3 प्रश्न रखे गए। पहला, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा, जो खो जाए तो कभी वापस नहीं आता, वह क्या है? तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें टिपचू पर थी। टिपचू ने थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, पहला उत्तर, ज्ञान सबसे कीमती है क्योंकि वही हमें अंधकार से निकालता है। दूसरा, समय, क्योंकि एक बार चला गया तो लौटता नहीं। तीसरा, अहम, क्योंकि वही मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। राजा प्रसन्न हुए और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब कोई संदेह नहीं रहा कि यह बालक केवल किस्मत से नहीं, अपनी बुद्धि से महान है। साल बीतते गए। टिपचू अब युवक बन गया था। उसने अपने अनुभवों को गांव-गांव जाकर लोगों से बांटना शुरू किया। वह कहता, अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो आंखें नहीं, मन से देखता है। राजा ने उसे राजकीय सलाहकार बना दिया। वह न केवल जल संरक्षण बल्कि शिक्षा और खेती के नए उपायों पर भी काम करने लगा। राज्य में समृद्धि लौट आई। लोग कहते, जहां पहले बंजर भूमि थी वहां अब हरियाली है, और इस हरियाली के पीछे है एक बालक की बुद्धि, टिपचू की बुद्धि। अपनी वृद्धावस्था में टिपचू ने अपने शिष्यों से कहा, बुद्धि किसी किताब में नहीं, अनुभव में छिपी होती है, और अवसर वही देख पाता है जो सब कुछ खो देने के बाद भी हार नहीं मानता। वह मुस्कुराया, आकाश की ओर देखा और बोला, मेरे खेत में जो पहली मेड़ थी वही मेरी पहली सफलता थी।